बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी में होने वाली बड़ी बैठक। जी हां, सदर ट्रंप की दावत पर यूरोप के तमाम बड़े मुल्कों के सरबराह या तमाम अहम मुल्कों के सरबराह जो हैं वो वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। ये बहुत ही इमरजेंसी किस्म की मीटिंग थी। किसी को कल तक नहीं पता था किस किसने आना है। आनन फानन सभी को बुलाया गया और आनन फानन सभी पहुंच गए। इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको याद होगा, आपसे चंद दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई थी अमेरिकी रियासत अलास्का में। और उस मुलाकात में से कोई आउटकम तो नहीं निकला था, लेकिन अगर उस मुलाकात के बाद के अवामल को देखें, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि मुलाकात प्रोडक्टिव थी। हालांकि आपको पता है ट्रंप ऐसा नहीं करते, अगर उनकी मर्जी की बात ना हो तो अटैक कर देते हैं। और पुतिन ने भी कहा कि मुलाकात प्रोडक्टिव थी और मैं चाहूंगा कि अब सदर ट्रंप को हम मॉस्को में वेलकम करें या उनको वहां पर होस्ट करें, जिस इम्कान को सदर ट्रंप ने रद्द नहीं किया था। आप सबको पता है कि सदर ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन की जंग है वो बंद हो जाए। अब जो अमेरिकी डीप स्टेट है, जिसे एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, पाकिस्तान में तो ऐसे ही हम ड्रामा करते हैं एस्टैब्लिशमेंट कह के, लेकिन अमेरिका में वाकई एस्टैब्लिशमेंट है। किसी दिन आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से कि यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट असल में क्या है। ऐसे ही यूरोप की भी एक एस्टैब्लिशमेंट है। यहाँ कोई एक फर्द वाहद नहीं होता, बहुत सारे इदारे, बिजनेसमैन हों, बैंक्स हों, बहुत सारे और लोग मिलकर, फाइनेंशियल इदारे हों, जर्नल्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया हाउसेस भी हैं, बड़े बड़े टाइकॉन्स भी हैं बिजनेस के, तो ये सब मिलकर एस्टैब्लिशमेंट बनाते हैं। तो यूरोप की जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट है, दोनों वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि वो रूस के साथ कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते हैं या जंग करना चाहते हैं, और भले उसमें यूक्रेन का जो होता है हो, लेकिन वो यूक्रेन के बहाने से रशिया को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सदर ट्रंप की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। वो यूक्रेन की और रूस की सुलह करवाना चाहते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि वो पूरी दुनिया में एक पीस डील मेकर के तौर पर जाना चाहते हैं। उसके अलावा भी कहा जाता है कि उनकी सदर पुतिन के साथ ज़ाती अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री या दोस्ती ऐसी है कि वो दूसरे अमेरिकी सदूर की निस्बत या अमेरिकी डीप स्टेट या एस्टैब्लिशमेंट की निस्बत वो सदर पुतिन से उस तरह की नफरत नहीं करते जैसे दूसरे लोग करते हैं। बहरहाल ये जो तमाम सरबराहाने ममलकत यूरोप से अमेरिका पहुंचे, आनन फानन, जैसे मैंने आपको कहा, वो जर्मनी हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, इटली हो या दूसरे सरबराहान जो पहुंचे, आनन फानन पहुंचे थे और एक मेज़ पर बैठे। और सदर ज़ेलेंस्की भी आए जो यूक्रेन के सदर हैं। पिछली दफ़ा याद होगा जब वो व्हाइट हाउस आए थे तो सदर ट्रंप ने तकरीबन उन पर हमला ही कर दिया था और उन्होंने भी सदर ट्रंप पर हमला कर दिया था। और उसके साथ साथ एक रिपोर्टर ने उन्हें कह दिया था कि आप सूट क्यों नहीं पहन के आए। इस दफ़ा वैसे वो सूट पहन के आए थे और सदर ट्रंप ने उनकी तारीफ भी की गाड़ी से निकलते ही कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सूट में। और फिर उसी रिपोर्टर ने जब सवाल उनसे ओवल ऑफिस में पूछा सदर ज़ेलेंस्की से, तो उसने यहीं से शुरू किया कि आप सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं पिछली दफ़ा माज़रत ख़्वाह हूँ जो मैंने कहा था आपको। सदर ट्रंप ने कहा कि ये वही रिपोर्टर है जिसने पिछली दफ़ा आप पे हमला किया था, देखें इस दफ़ा आपकी तारीफ़ कर रहा है। उस पर सदर ज़ेलेंस्की ने भी बर्जिस्ता जवाब दिया कि इसका शुक्रिया, लेकिन देख लें मैं तो सूट पहन के आ गया हूँ, इसने अभी तक वही सूट पहना हुआ है, मैंने कपड़े बदल लिए हैं, इसने कपड़े नहीं बदले। तो खैर वहाँ पर एक ठट्ठा हुआ। तो इस बेहतर माहौल में इस दफ़ा ज़ेलेंस्की की और ट्रंप की मुलाकात हुई। अब जब यूरोप के इन तमाम लोगों के साथ सदर ट्रंप बैठे, बाद में जो मीडिया ब्रीफ हुआ उसमें से समझ ये आई कि सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि सबसे पहले ज़ेलेंस्की की और पुतिन की मुलाकात करवाई जाए और पीस डील की जाए। मतलब कि सदर ट्रंप पहले ही वाज़ेह तौर पर इशारा कर चुके हैं कि यूक्रेन को कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, ये शरारत शुरू नहीं करनी चाहिए थी। सदर ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि अगर कोई इस तरीके से अमेरिका को धमकाएगा तो अमेरिका भी तो जंग शुरू करेगा। मतलब कि जो पुतिन ने किया है उसकी जो लॉजिक है उसको सदर ट्रंप डिफेंड करते हैं। तो ये बात तो तय है कि अगर सदर ट्रंप किसी किस्म की कोई पीस डील करते हैं तो जिस काम के ऊपर अमेरिका और यूरोप की डीप स्टेट ने ये सारी जंग शुरू करवाई थी वो होती हुई फिर पूरी नजर नहीं आती, क्योंकि डिपार्चर लेना पड़ेगा इस पोजीशन से कि जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगी। मुझे पता है आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये टॉपिक बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इतना ही मैंने ये बताना था। मकसद ये है ये बताने का कि बहुत अहम है, क्योंकि हम भी तो इसमें गोला बारूद सप्लाई करते रहे, बेचा हुआ हमने यूक्रेन को। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूक्रेन और यूरोप का मामला। अगर ये जंग फैल जाती है तो उसमें हमारे ऊपर भी इसका सारा अजाब जो है वो गिरेगा, और अगर ये जंग रुक जाती है तो पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। यूरोपीय जो लीडरान हैं वो अभी इस मूड में नहीं है, ट्रंप इस मूड में हैं, पुतिन भी जाहिर अपनी शराइत पर इस मूड में होंगे, और यूरोपीय जो सरबराहान हैं वो कहते हैं पहले सीज फायर हो जाए फिर बातचीत हो। लेकिन इस वक्त पुतिन जो है वो मेरा ख्याल है तगड़ी पोजीशन पर है वहां पर जंग में, और वो सीज फायर के बगैर, अपने हतमी मकासद पूरे किए बगैर जंग बंदी नहीं चाहते। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ, और अगली खबर बहुत ही अहम है क्योंकि वो आने वाले दिनों में आप सबको, पाकिस्तान की सियासत को, रियासत को, हमारे व्लॉग्स को, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी लपेट में लेने जा रहा है। वो टॉपिक फील्ड मार्शल साहब ने अपनी जमील से निकाला है। पहले फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ नहीं है जिन्होंने ये किया है। तकरीबन हर आर्मी चीफ हमेशा अपनी जमील में से ऐसी कोई चीज निकालता है। कभी वो काला बाग डैम होता है, कभी कोई मजहबी मामला होता है, कभी कोई और ऐसा मुल्की सलामती से रिलेटेड मामला होता है,
कभी किसी ग्रुप को मुस्लिम गैर मुस्लिम करार देना होता है, कभी कुछ होता है। तो कोई ना कोई बड़ा मुद्दा चाहिए होता है जिसके ऊपर आवाम जज्बाती हो, एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दे और उस लड़ाई में नीवे नीवे होकर डिक्टेटर साहब जो है वो अपना काम दिखा दे। अब काफ़ी चीज़ें ट्राई करके देखी। हम अफगानिस्तान के साथ जंग करना चाहते थे, हम तकरीबन हमला आवर होना चाहते थे, लेकिन वो अफगानिस्तान में ज़ल्म खलीजात पहुंच गए और अमेरिका ने उनके साथ अपने मामला डील कर लिए और वो जंग ना हो सकी। हमें ना डॉलर मिले, ना हम वो जंग शुरू कर सके अमेरिका के बिहाफ पर, वो काम खत्म हो गया। उसके अलावा हमने इंडिया के साथ जो झड़प, उसको भी हमने बहुत च्युइंगम की तरह खींचने की कोशिश की। अब पता चल गया कि अवाम उस पर भी काफ़ी नाराज़ है और उसको मजीद सेल नहीं कर सकते, ओवर सेल कर दिया हमने। मुल्क के बाहर और अंदर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा मुल्क से बाहर है, ये अंदर अवाम है, अब उन्होंने उसकी मीम्स बनाना शुरू कर दी। तो चौधरी साहब को अंदाज़ा हो गया कि ये फिल्म भी चलने वाली नहीं, तो नई फिल्म लॉन्च की गई है। 2-3 दिन पहले SM तनवीर जो मारूफ बिजनेसमैन है, उन्होंने इसकी तकरीब रुनुमाई की थी और अब बाकायदा तौर पर इसके खद्दोखाल भी नजर आना शुरू हो गए। उन्होंने तो ये कहा था कि नए सूबे बनने चाहिए, गवर्नेंस के इश्यूज है, पैसा नीचे नहीं पहुंचता, लोकल गवर्नमेंट्स अपना काम नहीं करती, करप्शन हो रही है, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। बात वो एक्सपोर्ट की कर रहे थे, बांग्लादेश की, इंडिया की, घूम घूम के सूबों पे आ रहे थे, घूम घूम के सूबों पे आ रहे थे। हमने तभी आपको बताया था कि ये चाबी इनको पीछे से फील्ड मार्शल की टीम ने चढ़ाई है। अब नेक्स्ट लेवल पर चले गए और अब पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर बाकायदा बातचीत शुरू करवा दी है और जो टाउट साफी हैं और फील्ड मार्शल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बाकायदा अब ये भी बताना शुरू कर दिया कि सूबे बनाने कितने हैं। सूबों का नंबर ऐसा रखा है कि हर जगह पर लोग जूतम बाजार हों एक दूसरे के साथ, मतलब कि कम ना नंबर रख दें और बहुत ज्यादा भी ना रख दें, कुछ 36-40 ना रख दें कि लोग बेनियाज हो जाएं कि अच्छा भी बना लो जो बनाना है। उन्होंने नंबर ऐसा रखा है कि सभी एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ेंगे, कुछ कहेंगे हमने नहीं बनने देना, कुछ कहेंगे बनने देना है, और इसी बहस, इसी लड़ाई के अंदर फील्ड मार्शल का काम होगा। अब जरा सुनिए, शुनीद है कि 27वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान के 12 इंतजामी यूनिट यानी 12 नए सूबे बनाने का मंसूबा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए सुनहरी मौका है कि वो ये काम कर गुजरे। मुशर्रफ काला डैम बना जाते तो कौम के हीरो होते। उम्मीद है सैयद आसिम मुनीर, सैयद मुशर्रफ, अच्छा वो भी सैयद ही थे, सैयद आसिम मुनीर सैयद परवेज मुशर्रफ वाली गलती नहीं करेंगे, बल्कि कौमी मफाद को मद्देनजर रखेंगे। तो ये वसी तर मुल्की मफाद में अब ये सूबे बनाएंगे। तो अब इसके ऊपर जाहिर है हज़ारा कहेगा हमने सूबा बनाना है, तो KP कहेगा नहीं बनने देना, दूसरा इलाका जो है। इसी तरह KP के अंदर भी कोई नया शुशा चढ़वाएंगे कि जो साउथ वाली साइड है, DI खान वगैरह की, वहाँ पर इसी तरीके से कराची को अलग बनाने की बात करेंगे, इसी तरीके से और सिंध के अंदर कोई ना कोई शोषण छोड़ेंगे। ऐसे ही जब आप साउथ पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ अंदर एक नई लड़ाई एरप्ट हो जाती है। बहावलपुर वाले कहते हैं कि हम तो पहले ही एक रियासत थे, बहावलपुर डिवीजन जिसमें रहीम यार खान आता है, बहावल नगर आता है और बहावलपुर आता है। छोटे शहर भी हैं लेकिन मैंने ये बड़े शहरों की बात की है। तो बहावलपुर डिवीजन जो बहावलपुर की रियासत थी, उसके अंदर रहीम यार खान का सारा इलाका, बहावल नगर का सारा इलाका। तो ये जो सारी रियासत बहावलपुर किसी ज़माने में होती थी नवाब साहब के नीचे, वो कहते हैं हम तो पहले ही एक रियासत थे, अलग मतलब सूबा थे, तो हम क्यों मुल्तान के साथ देरा गाजी खान के साथ जाकर मिले, तो हमें सूबा अलग बना के दें। अच्छा चलें, इसका मतलब है कि वहाँ पर एक सूबा बनाएंगे तो वहाँ भी लाठियों लाठी हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र ये है कि जो सेंट्रल पंजाब के लोग हैं उनको इतना मसला नहीं, वो समझते हैं कि अगर साउथ पंजाब अलग होता है तो कोई ऐसा मतलब अलग सूबा बनता है तो कोई ऐसी बात नहीं, इंतजामी तौर पर उन्हें ज़रूरत है, कहाँ से वो उठते हैं और लाहौर आके अपने मामला उन्हें डील करने पड़ते हैं। ये अलग बात है कि शरीफ खानदान ऐसा कभी नहीं चाहेगा क्योंकि उनकी पावर डिवाइड हो जाती है। अब आपने ये भी समझना है, एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो शरीफ खानदान है उसके साथ शेर व शकर है, एक कलब दो जान की कशमकश है इस खानदान की और आसिम मुनीर साहब की, कोई किसी को भैया कहता है, कोई कुछ कहता है। तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर ने वही कार्ड खेला है जो शरीफ खानदान के लिए सबसे मोहलक है, क्योंकि शरीफ खानदान के लिए अगर आप ये कर दें, फॉर एग्जांपल पिंडी और सारा इलाका तो इनके हाथ से वैसे गया हुआ है। जो नॉर्थ है पाकिस्तान का, पंजाब का, वो तो इनको अब वोट नहीं करता बहुत देर से। साउथ में भी इनका वोट बैंक हमेशा से कमजोर था लेकिन मनूवरिंग करके मैनेज करते थे। सेंट्रल पंजाब में इनका वोट था, वो तब तक था जब तक इमरान खान की भरपूर एंट्री नहीं हुई थी सियासत में। जब से हुई वहां भी ये कमजोर हो गए, लेकिन बहरहाल फिर भी ये वहां मनूवरिंग करने में किसी ना किसी तरह से कामयाब होते हैं। और कुछ वोट बैंक था भी जो अब इन्होंने बिल्कुल तबाह किया आके। अब इस सूरत हाल में अगर साउथ पंजाब अलग हो जाता है और क्या पता फील्ड मार्शल साहब नॉर्थ पंजाब का भी नारा लगवा दें, तो फिर ये तो मेयर ही बनेगी बाजी मरियम, तो उन्होंने तो जो ख्वाब देखा हुआ है। तो शरीफ खानदान की तो इसमें सियासी मौत है। वो तो नवाज शरीफ, मैंने आपको कहा था ना कि वो बड़े परेशान है, उनको पता है कि अब फील्ड मार्शल ने जिस सिमत निकलना है हमारी तबाही कर देनी है। तो अब फील्ड मार्शल ने जब ये 12 सूबों का नारा लगाना है तो बहावलपुर और मुल्तान वाले आपस में लड़ेंगे। मुल्तान वाले कहेंगे कि हम हेडक्वार्टर हैं, पूरा साउथ पंजाब हमारे नीचे बनना चाहिए। बहावलपुर वाले कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, तुम तो कभी कोई सूबा नहीं थे, हम तो सूबा थे। हमें ये मैं इसलिए आप बता रहा हूँ, पंजाब में जब रहा हूँ तो ये सब कुछ करीब से देखता रहा हूँ, वहाँ के जो लोकल डायनामिक्स हैं वो बहावलपुर वाले कहते हैं कि आप जो मुल्तान है उसके साथ डिवीजन डेरा गाजी खान को मिलाइए, आप मुल्तान हो जाएगा, खानेवाल, ये सारा इलाका। अच्छा फिर यहाँ बात नहीं रुकती, यहाँ अब जो साउथ पंजाब का ये वाला इलाका है सारा, उसमें वो कहेंगे कि लैया भी हमारे अंदर आता है, अच्छा जी ठीक है, बकर भी आता है, अच्छा जी, वो कहेंगे मियाँ वाली भी आता है, अच्छा जी, फिर हो सकता है सरगोदे के भी कुछ इलाके वो कहें, झंग भी कहें, चनेौट भी कहें। तो फिर मामला रुकना कैसे है, कहाँ पर ये लाइन लगनी है, किसने बाज आना है,
किसने किसकी बात सुननी है, किसने डांग सोटा किस तरफ को होना है। तो एक खिलारा डालना चाहते हैं फील्ड मार्शल साहब, और उसी खिलारे में वो अपना काम लेना चाहते हैं। जब ये मामला इतना उलझ जाएगा तो सियासतदान तो पार्टी बन जाएंगे ना। सियासतदान तो जो जिस तरफ की, मसलन अगर नवाज शरीफ ये कहेंगे कि नहीं बनना चाहिए पंजाब को, नहीं मुख्तलिफ हिस्सों में, या मरियम नवाज कहती हैं, तो वो साउथ पंजाब और ये जो भी इलाके जो अलग सूबा बनाना चाहेंगे या अलग हिस्से में जाना चाहेंगे, वो वहां से तो वो फारिग हो गए, तो वहां तो ऑटोमेटिकली फील्ड मार्शल की सपोर्ट आ जाएगी। फील्ड मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उनको ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा आ जाएगी, उनको ऐसा लगता है कि वहां के लोग मुझे सपोर्ट शुरू कर देंगे कि मैं उनका सूबा बनवा रहा हूं। तो ये एक मेल्टिंग पॉट के अंदर सिचुएशन वो डालने जा रहे हैं, और बिल्कुल वो पूरी की पूरी हैयत बदलना चाहते हैं डिस्कशन की, इस सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी की, जिसमें नून लीग को सबसे ज़्यादा नुकसान है क्योंकि वो रीजनल पार्टी है। इमरान खान को इससे कोई नुकसान नहीं है। इमरान खान को पोजीशन मेंटेन रखनी चाहिए कि, और उन्होंने अपनी पोजीशन उनकी मेंटेन है कि जो इंतज़ामी अमूर के तहत आप बना सकते हैं चीज़ें, वैसे नहीं लसानी बुनियादों के ऊपर सूबे ना बनाएं, इंतज़ामी तरीके से आप बनाएं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो आप देखते हैं फील्ड मार्शल करते क्या है, लेकिन जो भी करेंगे इसमें शरीफ खानदान का शदीद नुकसान है, और यही वजह है कि शरीफ खानदान जो है वो परेशान भी है और इस वक्त पर तोले खड़ा है। लेकिन इस बात का फील्ड मार्शल को भी पता है कि शरीफ खानदान बहुत परेशान है। तो अगला जो उन्होंने हमला किया है शरीफ खानदान पर, वो भी सुन लीजिए। अगला हमला उनका यह है कि उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल एक्सटेंशन नहीं ले रहे, कंटिन्यूशन को एक्सटेंशन नहीं कह सकते। फैसल वाडा जो उनके आप अनडिक्लेयर्ड आप उनके स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं, मैंने पहले भी कहा कि वो इनफॉर्मल DGISPR हैं, तो वो कहते हैं कि एक्सटेंशन नहीं है, ये कंटिन्यूशन है। अच्छा नाम रखा है वैसे आपने, जो मर्जी नाम रख लें, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ, बादशाह, जो मर्जी कहें आप, तो ये उसी तरीके से एक्सटेंशन नहीं है, कंटिन्यूशन है। ठीक है जी, मान लिया, क्योंकि वो बादशाह है, इसलिए उन्हीं का कानून चलता है। वो इसे एक्सटेंशन कहें, वो इसे कंटिन्यूशन कहें, वो इसे अपना पैदाइशी हक कहें, वो जो कहें, कौन उन्हें रोक सकता है। अच्छा, दूसरा, अब उन्होंने वाडा साहब को यह भी कहा है कि एक थप्पड़ों वाली कबड्डी होती है, आपने पता नहीं कभी देखी है कि नहीं, उसमें कबड्डी में एक दूसरे को पकड़ते नहीं है, थप्पड़ लगाते हैं। पंजाब में होती है, KP में भी होती है, मुख्तलिफ जगहों पर होती है। मैं तो उसका इतना शौकीन नहीं हूं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि थप्पड़ों वाली कबड्डी होती है, बाकायदा टूर्नामेंट होते हैं, मुकाबले होते हैं। अब उन्होंने फैसल वाडा साहब को कहा है कि आप जरा TV पर जाकर थप्पड़ों वाली कबड्डी खेलें, जो भी नून लीग वाला सामने आए। तो उन्होंने सबसे पहले धोया है जनाब फैसलाबाद से आबिद शेर अली साहब को, और उन्होंने उनको आबिद शेर अली साहब ने कहीं कह दिया कि हमने तो बाजवा का भी डट के मुकाबला किया था। उन्होंने कहा नहीं, आपने बाजवा को लेट के एक्सटेंशन दी थी, डट के मुकाबला नहीं किया था। उस पर आबिद शेर अली साहब, अब इनको आबिद शेर अली साहब वैसे पढ़ जाते हैं, आगे जो भी बंदा हो इतना को ख्याल नहीं करते, दिलेर उनको कहना है या बेवकूफ़ कहना है वो आपकी मर्जी है, वो दुलत्ती मार देते हैं जो भी आगे आए। उनका दिल बड़ा था, लेकिन आगे से फिर उन्हें पता था कि चितर भी बहुत बड़ा है। मीन वाडा साहब का नहीं, वाडा साहब के जो पीछे लोग खड़े हैं उनका। तो उन्होंने आखिर कहा कि मैं वाडा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तफरका ना डालें, दराड़े ना डालें, हम तो बिल्कुल एक शेर व शक्कर हैं, हम तो बिल्कुल जफ्फी डाले हुए हैं फील्ड मार्शल से, हमारे तो वो भाई हैं, तो आप हमारे और उनके दरमियान में दराड़े ना डालें, मेहरबानी करके ऐसी बातें ना करें, हम बिल्कुल फौज के साथ खड़े हैं। तो वाडा साहब ने कहा, मैं कल भी कहता था बूट को इज्जत दो, आप लोगों ने फिर मेरी बात मानी, वोट को इज्जत देने को छोड़ के आपने बूट को इज्जत देना शुरू की, अच्छा किया। अब दोबारा आप कहते हैं वोट को इज्जत देनी है, तो आपकी फिर दुर्गत बनेगी। मतलब उन्होंने कोई कमी बेशी टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर नहीं छोड़ी जिसमें आबिद शेर अली साहब को उन्होंने धोया नहीं। तो ये सूरत हाल नून लीग के साथ इस टाइम बनी हुई है। आप देखते हैं नून लीग जो है इस सारी सूरत हाल को नबरदज़मा होती कैसे है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर फील्ड मार्शल ने ये काम शुरू कर दिया, ये सूबे बनाने वाला, तो नून लीग के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ 5 सहेलियां पहुंची हैं जापान में, आपको पता है। अब फील्ड मार्शल साहब के एक और दस्तेबाजू, फैसल वाडा साहब का तो मैंने आपको बता दिया, दूसरे दस्तेबाजू उनके जो हैं वो मोहसिन नकवी हैं, उनका चैनल है 42। वो अब चैनल क्या स्टोरी रन कर रहा है, अभी बेचारी मरियम वहां पहुंची ही हैं सरकारी खर्चे के ऊपर, तो उसने स्टोरी ये रन की है कि 16 करोड़ रुपए एडवांस जारी हो गए हैं। जी हाँ, जो मरियम का जापान का ट्रिप है 5 सहेलियों का, जिसमें वो टिकटॉक भी बना रही हैं, शॉकिंग पिंक कलर के बाजी कपड़े पहन रही हैं, बाजी को भी पता नहीं चलता, बाजी ने कहीं अब बहू जापान से तो नहीं लानी, को मंगनी शंगनी तो नहीं बेटे की करने गए, क्योंकि जिस तरह के बाजी कपड़े पहन के गई हैं, ऐसी तो सास भी नहीं पहन के जाती जब बेटे का रिश्ता देखने जाती हैं। तो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट कपड़े पहन के बाजी जो हैं वो वहाँ बंदरगाह वगैरह पर फिर रही थी, और बाजी ने वहाँ पर ये भी ऐलान किया कि मैं बंदरगाह देखने, अब समझ नहीं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, पंजाब के साथ कहीं समंदर नहीं लगता, तो कहीं समंदर लाहौर में लाने का प्रोग्राम तो नहीं है बाजी का, और समंदर लाएंगी तो बंदरगाह बनेगी ना, तो हो सकता है बाजी ऐसा प्रोजेक्ट निकाल लें, कोई ना कोई, बाजी है, कुछ भी कह सकती हैं, आपको पता है। तो शॉकिंग पिंक कपड़े पहन के बाजी वहां फिर रही हैं और समंदर लाने का वो इंतजाम कर रही हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अटैक कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब मतलब कि फील्ड मार्शल साहब अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इनको 16 करोड़ रुपए एडवांस जारी हो गए हैं, ये टेलीविजन खबर रन कर रहा है, अभी मरियम वहां पहुंची है, तत्ती खबर है। नॉर्मली ऐसे जो होते हैं ना फिगर्स, वो तब आते हैं मार्केट के अंदर जब दौरा मुकम्मल करके लोग आ जाते हैं। अभी तो दौरा शुरू हुआ है और मोहसिन नकवी ने पहले ही खबर दे दी है। ये मोहसिन नकवी ने तो नहीं दी, ये ISI ने, सेक्टर कमांडर ने, ISPR ने, किसी ने दिलवाई है। तो मरियम साहबा के पीछे चढ़ गए हैं वो हर तरीके से। अब नवाज शरीफ के पीछे भी आप देख लें कि उधर बेचारे आबिद शेर अली को धोया जा रहा है,
और उसके साथ साथ मरियम साहबा की, अभी तो मैंने बताया ना कि टिकटॉक शुरू, ये 5 सहेलियां जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी बेचारी खड़ी हैं वहां पर। ये अज़मा बुखारी साहबा को कोट और ले दे ज़रा, कोट थोड़ा सा बड़ा, उन्होंने उनको कोई बता दे कि बंदरगाह पर ऐसे कोट पहन के नहीं जाते, ये इंडोर कोट उन्होंने बाहर पहना, लेकिन चलो बेचारी एक लेके गई होंगी, अब वो वही फड़काए फिर रही हैं जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है, लेकिन उनको कोई थोड़ी सी, लेकिन वहाँ बाजी जिस तरह के कपड़े पहन रही हैं, अब अज़मा बुखारी को आप क्या कहें। और अज़मा को बेचारी को, हमारी बहन को ठंड लग रही है, गर्दन उनकी पहले ही छोटी है, उन्होंने और उसे कंधों के अंदर बेचारी ने किया हुआ है, तो उनको कोई कंबल शंबल दे दे ऊपर। अभी तो बंदरगाह लाहौर में भी बन जानी है, यहाँ भी ठंड लगा करेगी। तो बहरहाल ये कमलियाँ, ये अपनी सहेलियाँ वहाँ फिर रही हैं, 5 तस्वीरें खिंचवा रही हैं। इन्होंने ज़िंदगी में कहाँ सोचा था कि एक पूरा सूबा हमें ऐसे चलाने को 5 सहेलियों को मिलेगा। उन्होंने फटियाँ उखेड़ी हुई हैं वहाँ पर खर्चे करने की, और सारी बाजी ने वहाँ पर बातचीत की है, एक तकरीर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं रोज़ नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के सामने से गुजरता हूँ तो बिल्डिंग और बन जाती है, मुझे लगता है कि ये जिन्नात बना रहे हैं। उन्होंने जापान में जाकर ये खिताब किया, सुनिए। मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं रोज, मेरा रास्ता जो है वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जहां पे बन रहा है वहां से मेरा रास्ता है, तो मैं रोज उसके सामने से गुजरता हूं। जिस दिन मैं गुजरता हूं वो बिल्डिंग और बन जाती है, तो कहता है मुझे लगता है कि जिन्नात बना रहे हैं। सुन लिया आपने। तो बाजी जो है वो जाहिर है जन्नात को नहीं छोड़ रही, ग्लास भी अपना हाथ में लेके गई हुई हैं। उनको नहीं पता है, उसको बताना चाहिए था कि ये चुड़ैलें बना रही हैं, ये जो इनके साथ फिर रही हैं, ये जन्नात नहीं बना रहे, ये जो रातों रात बन रहा है। अब दूसरी तरफ आपको बताते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सूरत हाल जरदारी साहब के लिए, आपको पता है कि वो कैसे पीछे रह सकते हैं। ये एक उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने क्या बात की है वो भी सुन लें। इस जंग के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी को बताया गया कि ऐवान सदर भारत के प्राइम टारगेट में से एक टारगेट है और भारत ऐवान सदर को निशाना बना सकता है, लिहाजा आप जेर जमीन बंकर में शिफ्ट हो जाएं। इस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं पाक फौज का सुप्रीम कमांडर हूं और किसी सूरत में बंकर में शिफ्ट नहीं होऊंगा। जिस मुल्क का सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली जरदारी जैसा निडर और अज़्म हौसले का पैकर हो, जिस मुल्क, सुन लिया आपने, जरदारी साहब ने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं जाना है वाने सदर से, मैंने इधर रह के मुकाबला करना है। एक से बढ़ के एक है, मतलब ऐसे ऐसे बात है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि सिर्फ जरदारी साहब और मैडम है, दूसरी तरफ मामला सारा जनरल्स जो हैं उनकी तरफ मामला, ये नासिर जंजुआ साहब है, ये पढ़े लिखे जनरल है। मीन जो पढ़े लिखे जनरल चंद हैं, या कम अज़ कम जनरल साहबान समझते हैं कि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, इसीलिए इन्हें नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र बनाया गया था। और ये इनके पीछे पड़ी हुई, अब आपने मेडल्स और शील्ड्स देखनी है कि जन साहब को कितने मेडल मिले हुए हैं। ये कबाड़ के भाव भी बेचें तो ये मिलियनर तो हो जाएं, जितना कमाल इनके पास है। अब इन्होंने कहना है गिल साहब आपको अकल नहीं है, मेडल बेचे थोड़ी जाते हो भाई साहब, जिस तरह के मिलते हैं उस तरह के तो बेचे ही जाते हैं, ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है जिससे ये मिले हुए हैं। लेकिन भारत, आपने इनकी गुफ्तगू सुननी, आपको मरियम नवाज से और ये जो साहब जरदारी साहब की बातें सुना रहे थे उससे आपको कहीं कोई मामला मुख्तलिफ नहीं सुनाई देगा। सुनिए। जब आप मार्का हक मना रहे हैं तो ये आप देखिए कि कब से लड़ रहे हैं, ये आपकी पाक फौज कब से लड़ रही है, ये इस सदी के आगाज से। सुन लिया आपने। तो हर शाख पे मैं आगे क्या कहूं, एक ही जैसी सूरत हाल है। आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, वो भले आप फील्ड मार्शल साहब के साथियों की बात कर लें, भले मरियम नवाज की कर लें, एक ही तरह के लोग हैं और ना उन्हें कोई ख्याल है, ना वो सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, ना वो सोचना चाहते हैं। चलने से पहले एक और खबर आपके सामने रखनी है, और वो है कि डक्की भाई एक यूट्यूब के ऊपर अपना फैमिली व्लॉग करते हैं। उनके बारे में अब अस्करी ग्रुप जो है, जी हाँ, मीडिया के जो अस्करी ग्रुप हैं, वो उनके बारे में ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि वो किसी बहुत बड़ी माफिया का हिस्सा है। अचानक से पता चला है कि वो बहुत बड़ी बड़ी जो जुए की ऐप्स हैं उनको वो पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे थे, उनके मास्टरमाइंड थे। हो सकता है इसमें हकीकत भी हो, लेकिन मुझे ज़्यादा लग ये रहा है कि इस टाइम जो मीडिया में टॉपिक्स हैं उनको चेंज करने के लिए ये खबर मार्केट में फेंकी गई। ज़रूरी नहीं कि वो बेचारा जो डक्की है उसने वाकई कोई ऐसे, मेरा तो ख्याल है कि थोड़े बहुत पैसे पकड़ के उसने, जो उसने गलत किया है, जुए की तरवीज कर दी उसने, तो कोई पैसे वैसे पकड़ के उसने कर दिया होगा, लेकिन इन्होंने तो उसे जुए का मास्टरमाइंड ही बना दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त जो मीडिया में सब कुछ चल रहा है ये इनके हक में नहीं चल रहा, उसको मोड़ने के लिए ये इतनी बड़ी खबर जो है वो दे। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।